हेलो दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं श्याम नंदन। मैं अपने श्याम्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे थे अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में हम लोग देख रहे थे। इसी अक्षांश और देशांतर के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या या इसके संदर्भ में जो कुछ बातें थी उसको हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम उससे रिलेटेड कुछ जोन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ देशांतर रेखाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देशांतर तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं। एक्चुअली होता क्या है बंधु कि आप किसी चीज़ को विदाउट सी और एक देख करके जब याद करते हैं तो दोनों में फ़र्क होता है। कुछ विजुअल होता है और कुछ नॉन विजुअल होता है, दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं और उसको मैप या ग्लोब जिसके माध्यम से भी आप स्टडी करते हैं तो आपका समय वो लंबे टाइम तक ज़्यादा याद रहता है। और ये रिसर्च किया हुआ चीज़ें हैं कि किसी चीज़ को अगर आप देखते हैं और उसको मैप के सिस्टम से याद करते हैं तो आपका उसमें जो लर्न करने की कैपेसिटी होती है, जो अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी होती है, वो लगभग 60% तक चली जाती है। लेकिन अगर विदाउट से किसी चीज़ को आप याद करते हैं सुन करके या देख करके, मोबाइल से सुन करके याद करते हैं तो आपके पास 5 से 7% तक ही आप उसको लर्न कर पाते हैं और आपकी मेमोरी में वो बातें सेव हो पाती हैं। तो दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताने का भरसक प्रयास करता हूं कि मैप या ग्लोब के माध्यम से या किसी भी चीज़ में, साइंस में मैं पढ़ाऊँगा तो आपको जो आपका ड्राइंग होगा, फिगर होगा, पिक्चर होगा, उसी के माध्यम से पढ़ाने और बताने का मेरा शुरू से आदत रहा है और समझाने का भरसक मैं प्रयास करूंगा। आज मैं आपके लिए ग्लोब का भी मैंने व्यवस्था किया है। इस तरीके से इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने का भरसक प्रयास करूंगा। एक ग्लोब है, क्या 0 डिग्री देशांतर होता है, जिसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, प्रथम याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से मैं इसके माध्यम से भी आज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जब आप इसको देखेंगे विजुअली तरीके से तो बहुत फ़र्क हो जाता है और याद करने में आपको ज़्यादा मदद मिलती है और लॉन्ग टाइम तक आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये मान लेते हैं ग्लोब है, पृथ्वी हमने आप लोगों को बताया है। इसको आप देखने का प्रयास करेंगे। इसको आप 90 डिग्री नॉर्थ ले लीजिए और ये आपका 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। आप इसको देख चुके हैं, ज़्यादा आप समझने में ज़्यादा आप लोगों की समस्या नहीं आएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। ये बंधु आपका 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री आप इसको पहले से जान रहे हैं, ज़्यादा नाम अब मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊँगा, सिर्फ आप चूँकि इससे आप अवगत हैं तो आप जान रहे हैं कि ये 0 डिग्री आपका अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश है जिसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। इसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा नाम है, इसको आप याद रखेंगे। बंधु ये आपका 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं इस जोन के बारे में बताना चाहूँगा कि कहाँ, जोन का मतलब वही हुआ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। इस तरीके से जो क्षेत्र होता है, जोन होता है, वो आपको मैं आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपका ये 0 डिग्री हो गया, जिसको आप जान रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश है। इसको आप विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। ये आपका 23 डिग्री हो गया, ये 23 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 66.5 डिग्री हो गया। ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये आपका जो है आर्कटिक वृत्त हो गया, जिसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल हो गया। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी सेम है, ये 23.5 डिग्री साउथ है और ये 66.5 डिग्री आपका साउथ हो गया। क्योंकि नीचे आपका साउथ होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है। इस तरीके से मैं आपको जोन के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इसको भली भांति जान रहे हैं। 23.5 डिग्री आपका एक कर्क रेखा हो गया, नीचे वाला ये मकर रेखा हो गया। जो 23.5 डिग्री साउथ होता है वो मकर होता है और ऊपर कर्क होता है। ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने का भरसक प्रयास कीजिएगा। हम आपको आज ये बताना चाहेंगे कि ये जो आपका जोन है, ये वाला जोन देखिएगा, ये वाला जोन क्षेत्र जो है, ये कौन सा क्षेत्र है वो आप समझिएगा। बंधु ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री अक्षांश से 2, 4, 5 डिग्री ऊपर और 2, 4, 5 डिग्री नीचे आप ले लीजिए। 0 डिग्री अक्षांश से आप 2, 4, 5 डिग्री ऊपर और 2, 4, 5 डिग्री नीचे एक एरिया, मतलब ये लाइन मैं बाउंड्री बना दिया
ताकि आप इस एरिया को समझ सकते हैं। तो इस एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध इसको कहते हैं, जिसको इक्वेटोरियल जोन कहा जाता है। हिंदी में ही लिखूंगा क्योंकि मैक्सिमम हिंदी देखने वाले होते हैं, छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत सारा लिखना भी पड़ता है, लेकिन मैं बोल दूंगा। तो ये इक्वेटोरियल जोन हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा ए एरिया वाला। अगर इससे ऊपर की बात करूं, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करूं, तो आपका इस एरिया को आप कहेंगे उष्ण कटिबंध, इसको कहिएगा उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध, इसको उपोष्ण कटिबंध कहेंगे। ये उपोष्ण कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध। अगर इस एरिया की बात करें, देख लीजिए, एक मिनट, हमने इस एरिया को लिया। ठहर जाइए। ये आपका हो गया उष्ण कटिबंध हो गया। अच्छा, ए वाला एरिया, मैं ए एरिया को शो करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये जो आपका एरिया हो जाएगा, ये आपका उपोष्ण कटिबंध हो जाएगा। ये एरिया क्या कहलाएगा? उपोष्ण कटिबंध कहलाएगा। ये आपका उष्ण कटिबंध हो गया, ये आपका उपोष्ण कटिबंध हो गया। इसके बाद आपका ये एरिया आता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध हो गया। ये उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और ये जो आपका हो जाएगा इसको पोलर जोन कहेंगे। पोलर जोन, जिसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध इसको कहा जाता है। ये आपका जो यहाँ से ये एरिया जो हो जाएगा आपका, ये शीत कटिबंध हो जाएगा। गौर फरमाएंगे, जो 0 डिग्री आपका अक्षांश, जो 0 डिग्री अक्षांश के 2, 4, 5 डिग्री ऊपर नीचे अगर जो एरिया बनता है वो आपका उष्ण कटिबंध कहलाता है। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ आपका है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, 2, 4, 5 डिग्री ऊपर नीचे जो एरिया आप ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण उपोष्ण कटिबंध। और ये जो 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ जो देख रहे हैं, इसका 2, 4, 5 डिग्री ऊपर नीचे जो एरिया लेंगे उसको हम लोग कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। और जो ऊपर बच जाता है, पोल के पास जो एरिया बच जाता है, इसको पोलर जोन कहते हैं। इसको हम हिंदी में शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक जैसे ऊपर होता है उसी प्रकार से नीचे भी हम लोगों को लेना पड़ता है। तो ये वाला जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपोष्ण कटिबंध हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंध हो जाएगा। आप ये जो फिगर है, ये जो ग्लोब पर आप देख रहे हैं, इसको माइंड में सेट कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो कहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, वो एरिया जब आपके क्वेश्चन के साथ आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आप डायरेक्ट याद करते हैं तब ये वाला जो एरिया है आपका उपोष्ण कटिबंध हो गया, और ये वाला जो एरिया आपका होगा इसको शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और ये भी नीचे आपका पोलर जोन हो जाएगा। पोलर जोन हो जाएगा, ये भी आपका पोलर जोन हो जाएगा, जिसको हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध कहते हैं। बताइए क्या तकलीफ, कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो लिख दीजिए आप कमेंट में, हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, क्योंकि दर्द होता है, नहीं समझ रहे हैं। और यदि आप समझ गए तो लिख दीजिए, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, और नीचे भी वही चीज़ आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग 4 भागों में इसको पढ़ते हैं। लेकिन गौर फरमाइएगा, यदि आप टीजीटी लेवल तक अगर आप देखते हैं तो मुख्यतः इसको हम 3 ही जोन में बांटते हैं। मुख्यतः 3 जोन में ही हम इसको बांट सकते हैं। मोटा मोटी हम लोग इसको 3 जोन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वो देख लीजिए। आपका उपोष्ण जो है, ए वाला क्षेत्र, ए उपोष्ण और नीचे उपोष्ण और उष्ण, इसको तीनों कंप्लीट कंबाइंड रूप से इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध। और ये तो आपका शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा।
शीतोष्ण कटिबंध। कहने का मतलब है उपोष्ण, अगर ये दोनों को मिला देते हैं और एक उष्ण कटिबंध, तो मोटा मोटी अगर हम इसको 3 भाग स्टडी करते हैं तो 3 भागों में ही हम अध्ययन करते हैं। तो 3 भाग में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये आपका उष्ण कटिबंध, इसको समझिए, हमने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दिया, लेकिन आप 3 ही मुख्यतः आप याद रखिए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। हालांकि माइंड में ये भी आप सेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला आपका शीतोष्ण, और ये आपका शीत कटिबंध ही हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध हो जाएगा, शीत कटिबंध। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये तो आपका यहाँ तक हो गया, इसको आप शीतोष्ण कटिबंध ही कहिए, ये शीतोष्ण ही रह जाएगा। सिर्फ हमने ये दोनों को मिलाया, बाकी सेम वही रह जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और ये भी आपका जो एरिया है ये आपका शीत कटिबंध, शीत कटिबंध हो जाएगा, शीत कटिबंध हो जाएगा। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप भली भांति इस चीज़ को समझ गए होंगे। थोड़ी सी बातें और इसमें हम लोगों को करनी है कि एक्चुअली ये जो उष्ण कटिबंध होता है बंधु, यहाँ पर 23.5 डिग्री और ये नीचे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इस पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है। इस पर सूरज किरणें डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए ये क्षेत्र से लेकर के इस क्षेत्र तक को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। और यह कटिबंध काफ़ी गर्मी वाला होता है, इसलिए इस कटिबंध के जो लोग होते हैं, पूरा जिसको कहते हैं फनेले रंग, झमराहा होता है, झौसाल झौसाल टाइप करके, यानी काला होता है। इस एरिया के जो लोग होता है काला होता है। और आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो महादेश है, जो कॉन्टिनेंट हैं, आपका कौन है? एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, आपका अफ्रीका है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, 6, हाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपका 6 जो महादेश हैं, कौन कौन हो गया आपका? तो उसमें से जो आपका एक महादेश जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका ही एक ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ और ये 0 डिग्री अक्षांश। ये तीनों जो रेखाएं हैं, ये तीनों जो रेखाएं हैं साउथ अफ्रीका से होकर के गुजरती है। और यहाँ सूरज की किरणें काफ़ी तेज पड़ती है, सीधी रेखा में पड़ती है। यानी यहाँ पर इस एरिया में जो उष्ण कटिबंध है, उष्ण का मतलब समझ रहे हैं, काफ़ी गर्मी होता है, तो ये एरिया काफ़ी गर्म वाला एरिया है, तो काफ़ी गर्मी पड़ता है। इसलिए साउथ अफ्रीका के लोग देखते होंगे एकदम झौसाल झौसाल रहता है, पूरा काला काला। उसका वजह है कर्क रेखा हमारे देश से होकर के भी गुजरती है, कर्क रेखा, इस वजह से यहाँ के भी लोग कुछ काले होते हैं। कर्क रेखा जो गुजरती है हमारे देश से होकर के गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसको भी याद करने का जो हम लोग फंडा अपनाए हैं, उसका जो फंडा है, गर्म छज्जे पर तीर मार, ये आप सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। ग से गुजरात हो जाता है, रा से राजस्थान होता है, ग रामा मा से मध्य प्रदेश, गरम छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, गरम छज्जे पर पा से आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है, गरम छज्जे पर ती से त्रिपुरा हो जाता है, तीर मार से मिजोरम हो जाता है। इस तरीके से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ आपका इस एरिया में काफ़ी गर्मी पड़ता है। जो झारखंड से होकर गुजरती है, आपका हमारा जो दक्षिणी बिहार है, इस ये जो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जो आपका कर्क रेखा है, इससे प्रभावित होता है। और गया सबसे, इसी कारण गया सबसे गर्म शहर है आपका है बिहार में, यही वजह है। और सबसे ज़्यादा ठंड भी आपका गया शहर में होता है पूरे बिहार में। तो इसका वजह रहा है कि जहाँ तिरछी सीधी किरणें पड़ती है सूरज का, वहाँ काफ़ी गर्मी होता है और वहाँ के लोग काले हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें जो देख रहे हैं, जैसे उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध में क्या होता है, यहाँ 12 महीने गर्मी पड़ती है। उष्ण कटिबंध का जो एरिया जोन है, यहाँ 12 महीने गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध में जो है, शीतोष्ण कटिबंध में 4 महीने गर्मी, 4 महीने ठंडा और 4 महीने आपका वर्षा ऋतु चलती है। शीत कटिबंध में 12 महीने जो है आपका ठंडा ही रहता है। और ठीक उसी प्रकार से शीतोष्ण, यहाँ भी वही बात है। यहाँ आपका शीतोष्ण जो कटिबंध है, यहाँ 4 महीने गर्मी,
4 महीने गर्मी, 4 महीने आपका ठंडा ठंडा और 4 महीने जो होता है आपका बरसात होता है, बरसात होता है। शीत कटिबंध यहाँ पर देख लीजिए तो 12 महीने आपका जो 12 महीने होगा वो ठंडा होगा। तो ये जो शीत कटिबंध यहाँ ये पोलर जोन है, इस एरिया में जो भी लोग रहते हैं एकदम भूआर मतलब उजराहा टाइप के, उज्जर रहेगा, समझ रहे ना, एकदम चिटक गोर जिसको कहते हैं। तो इस एरिया चूंकि ठंडा वाला एरिया, शीत वाला एरिया। बाकी यहाँ जो है आपका 12 महीने गर्मी पड़ता है, जो 0 डिग्री आपका विषुवत वृत्त है इस एरिया में, जो उष्ण कटिबंध है इस एरिया में आपको 12 महीना गर्मी पड़ता है। इस एरिया में जो आपका है जो शीतोष्ण का एरिया है, शीतोष्ण यहाँ से लेकर के यहाँ तक शीतोष्ण का जो एरिया है आपका, यहाँ 4 महीने गर्मी, 4 महीने ठंडा और 4 महीने वर्षा, और फिर शीत कटिबंध में 12 महीने ठंडा, इधर भी शीत कटिबंध में 12 महीने ठंडा। इस तरीके से इस एरिया, इस जोन में मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप भली भांति इस चीजों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो इसमें है आप देख सकते हैं, ये भी आपका ग्लोब है, और हम इसमें आपको देशांतर रेखाओं के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये आपका जो है 0 डिग्री देशांतर है। इस तरीके से हम लोग इसमें और देशांतर इस तरीके से खींचते हैं। इधर भी ये आपका देशांतर हो गया, ये आपका देशांतर हो गया। इस तरीके से ये देशांतर आपका हो गया, ये सारा ये देशांतर हो गया। ये देशांतर, ये देशांतर, ये देशांतर, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो गया, इसको हम देशांतर कहते हैं। ये वाला जो आपका है, ये देखिएगा जो 0 डिग्री यहाँ पर है, जो 0 डिग्री देशांतर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, या इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन, इसको हिंदी में अगर कहें तो प्रथम, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम यामोत्तर, प्रथम याम्योत्तर कहा जाता है, याम्योत्तर मतलब मेरिडियन को याम्योत्तर कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर इसका नाम है, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, प्रथम याम्योत्तर कहा जाता है, या इसका एक और नाम है इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी इसको कहते हैं, यानी ITL, इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ जो इंटरनेशनल टाइम लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के बाद जो है, इस लाइन के बाद टाइम बदल जाता है, डेट बदल जाती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन कहा जाता है। तो इसका जो नाम है आपने देखा 0 डिग्री देशांतर, प्राइम मेरिडियन, प्रथम याम्योत्तर, यानी इस मेरिडियन को हम, ये जितना आपको दिख रहा है देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, और जैसे जैसे ध्रुवों तक जाती है इसका डिस्टेंस क्या होता है, कमता जाता है। आप देख रहे हैं ध्रुवों के पास इसका डिस्टेंस कमता जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग अक्षांश में देखते थे, जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं, अक्षांश रेखा जो अक्षांश रेखा की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कमता जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखनी है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने इस चीज को देखा। अब इसमें बात ये है कि ये जो है, क्योंकि हमने इसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन में हम इस ग्लोब को डिवाइड किया, तो जब लॉन्गिट्यूडनल लाइन में डिवाइड किया तो इसको हम इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट 2 भागों में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जैसे हम लोग ने अक्षांश में बांटा था, अक्षांश में क्या हम लोगों ने बांटा था, ऊपर और नीचे, जबकि ये ऊपर नीचे नहीं बटेगा, इसमें तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है, ये सीधी रेखा होती है। तो एक ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, लेकिन एक बांटती है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा होता है पश्चिमी गोलार्ध। तो इस एरिया को हम कहेंगे, इस एरिया को कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, और इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध,
पश्चिमी गोलार्ध, इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। तो हम लोग ने जब इसको मतलब 0 डिग्री जो आपका देशांतर होता है वो ग्लोब को 2 भागों में बांट देता है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। इसको हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध, सॉरी पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। आपको ध्यान देने योग्य बातें ये है कि जो आपका पश्चिमी गोलार्ध होता है, इसमें पश्चिमी गोलार्ध में इसमें जो आपका देशांतर रेखाओं की संख्या होती है वो 180 होती है, और इधर भी जो होती है 180 डिग्री होती है। मतलब इसको हम लोग जब हम 2 भागों में बांटते हैं तो आपका जो पश्चिमी गोलार्ध है उसमें 180 डिग्री देशांतर होता है, और इधर भी जो है आपका 180 डिग्री देशांतर होता है। यानी अगर पूछा जाए कि ग्लोब में आपका कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 180 ये आपका टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। यानी आपको एक क्वेश्चन आता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 160 होता है। मैं इस चीज को आप ग्लोब के माध्यम से समझाने का भरसक प्रयास करूंगा। ये जो आपका ग्लोब है, आप ध्यान देंगे, आप इसमें ध्यान देंगे। देखिए ये आपका जो है ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी जो 0 डिग्री देशांतर है वो आपको बांट रही है। आप गौर फरमाइएगा, ये जो लाइन है ये आपका 0 डिग्री है। ये जो लाइन आप देख रहे होंगे 0 डिग्री आपका देशांतर है, क्योंकि अफ्रीका महादेश को 0 डिग्री जो देशांतर है वो भी काटती है। और इसके साथ साथ अफ्रीका महादेश को, ये जो देख रहे हैं ना, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये जो आपका सर्कल है, इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप देख रहे होंगे, ये वाला जो मोटी लाइन है ये आपका अक्षांश है। ये आपको 2 भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। जबकि ये लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है ये दक्षिण अफ्रीका ये 0 डिग्री देख लीजिए, ये 0 डिग्री आपका देशांतर हो गया। ये भी 0 डिग्री देशांतर भी दक्षिण अफ्रीका को काटती है। तो आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका को 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, 0 डिग्री आपका अक्षांश होता है वो भी काटती है। 23.5 डिग्री जो आपका साउथ होता है, मकर रेखा जिसको कहते हैं, वो भी काटती है। और 0 डिग्री देशांतर वो भी आपका अफ्रीका महादेश को क्या करती है? काटती है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके माध्यम से हम आप लोग को दिखाने का प्रयास किए। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। टोटल इसमें पूछेगा तो 360 जो है डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। लेकिन इसमें एक और आपको ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि इसमें जो होता है ये 0 डिग्री तो होता ही है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, जैसे कहने का मतलब ये तो ग्लोब है ना, ये तो ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये फुटबॉल की तरह है। यहाँ पर देख लीजिए ये अफ्रीका है, यहाँ पर ये अफ्रीका है। इसके पीछे भी तो लाइन होगा ना, क्योंकि इस लाइन से यहाँ 180 डिग्री का जो लाइन होता है, इसके बीच यहाँ से 180 डिग्री लाइन इधर, और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, तब ना 360 डिग्री होता है। तो जो इसका पीछे होता है 180 डिग्री, उसको हम लोग जिग जैग के रूप में दिखाते हैं, जिग जैग के रूप में दिखाते हैं। ए इसको, इस लाइन को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। और टोटल इस तरीके से, टोटल अगर पूछेगा तो 360 डिग्री देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बातें हैं, इसको आपको याद रखनी होगी। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको भली भांति समझ में आई होंगी बातें। बहुत सारा चीज़ों को आपको हम मैप के माध्यम से समझाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। कुछ नहीं कीजिएगा, आप एक झलक सिर्फ देख लीजिएगा, आपके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके माइंड में सेव हो जाएंगी, बातें सेव हो जाएंगी। क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप जब इसको पढ़ेंगे तो जितने बार इसको पढ़ेंगे उतना आपका माइंड में सेट होगा, और यदि आप कम पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि विजुअली तरीके से आप जब देखेंगे तो आपके माइंड में बातें सेट हो जाएंगी। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और फिर नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे, मैं फिर नेक्स्ट में मिलूँगा। धन्यवाद।